सीमांचल की तरक्की, सीमांचल का विकास उसी वक्त होगा जब सीमांचल का लाल बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। इसलिए हम लोग भी अब मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, उप मुख्यमंत्री से काम नहीं चलेगा। मानता हूं ओवैसी साहब कमजोर है, मैं मानता हूं ओवैसी साहब के पास उतनी ताकत नहीं है, लेकिन वही कमजोर बंदा हमारे साथ एनी टाइम खड़ा रहता है। मुसलमानों पर हमला होता है तो वो कांग्रेस और आरजेडी मुंह में दही जमाकर और कान में तेल डालकर सो जाते हैं। योगी बाबा भी आए थे बिहार में, आपने बयान सुना होगा बुर्का को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था। स्वागत करेंगे आप लोग? हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन मुसलमान ऐसे नेताओं का जूता और चप्पल के साथ स्वागत करेगा। योगी बाबा और प्रधानमंत्री मोदी का जूता और चप्पल से स्वागत तो जब तुम हमारे बुर्का पे सवाल उठाओगे, हमारे बच्चे पैदा करने पर सवाल उठाओगे, तो हम तुमको बख्श देंगे? अब नहीं देंगे इन दलालों को वोट, इन बेईमानों को वोट। अरे तुम्हारा चेहरा तो तेजस्वी यादव जी 2005 में बेनकाब हो गया था, जब रामविलास पासवान जी ने कहा था कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ, हम अपना समर्थन दे देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जी के अब्बा ने अपनी बीबी को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। क्या मुसलमान वो दिन कभी नहीं भूल सकता? और मैं कांग्रेस वालों से भी कहना चाहूंगा, भागलपुर का दंगा मुसलमान नहीं भूल सकता, 1987 में हाशिमपुरा वाला मामला मुसलमान नहीं भूल सकता, असम का कत्ले आम मुसलमान नहीं भूल सकता। मुसलमानों को तो नमक हराम कहा जा रहा है गिरिराज सिंह के द्वारा। अरे भाई, नमक हराम कौन है? आजादी से पहले ही हम लोग जान गए थे, अभी वो आजादी के बाद बता रहे हैं। आरएसएस ने क्या किया? देश का नमक खाया, अंग्रेज का साथ दिया। सावरकर ने क्या किया? देश का नमक खाया, अंग्रेज का साथ दिया। हमको सिखा रहे हैं वो। और आजाद भारत का सबसे पहला हत्यारा अगर कोई है तो वो आरएसएस वादी है, वो बीजेपी वादी है, वो जनसंघी है। और आरएसएस वाला और बीजेपी वाला हमें बताएगा कि कौन नमक हराम है और कौन नमक का हक अदा करता है। बीजेपी अपने बाप के घर से नहीं दे रही है, हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स अदा करते हैं, टैक्स पे करते हैं, तब जाकर मोदी देता है। मोदी अपने बाप के घर से नहीं देता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीमांचल का एक मुसलमान का लड़का कैसे इस्लाम के लिए आवाज उठाया दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में देखें। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, पहले वीडियो को देखते हैं, आप लोग को ज्यादा वेट नहीं करवाएंगे, ठीक है? ओके। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा इस वक्त बिहार के सीमांचल का लगातार दौरा कर रही हूँ। इस वक्त जिस विधानसभा में मौजूद हूँ उसका नाम है बलरामपुर विधानसभा सीट। इस सीट पे आपको बता दूं 20 साल से महबूब आलम जीत हासिल करते हुए आ रहे हैं। इस बार MIM ने एडवोकेट आदिल हसन को इस बार प्रत्याशी उतारा है, तो देखना दिलचस्प है क्या इस सीट पे जो 20 साल का रिकॉर्ड है महबूब आलम का, क्या वो रिकॉर्ड टूट पाता है? क्या MIM के जो प्रत्याशी है एडवोकेट आदिल हसन क्या जीत हासिल कर पाते हैं कि नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दूं बिहार की सियासत में राजनीति अपने चरम सीमा पर है, इलेक्शन में कुछ ही दिन बाकी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार कह रहे हैं कि अब्दुल्ला का बेटा मुस्लिम मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। तेजस्वी यादव ने 3% आबादी वाले को तो मुख्यमंत्री चेहरा ऐलान कर दिया, जो कि है मुकेश सहनी। लेकिन मुसलमान का बेटा, अब्दुल्ला का बेटा मुस्लिम उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? सबसे बड़ा सवाल बिहार की राजनीति में ये छाया हुआ है। तो भाई साहब ये बताइए, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अगर किसी हिंदू का या किसी दलित का या किसी भी जाति का अगर बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो अब्दुल्ला का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? ये अगर ओवैसी साहब कह रहे हैं तो मेरे ख्याल और मेरे विचार से सही कह रहे हैं, और होना भी चाहिए। जब 2% सहनी मुख्यमंत्री बन सकता है, उप मुख्यमंत्री की दावेदारी कर सकता है, और महागठबंधन के प्रेस वार्ता में उनको उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है, 14% वाले को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है, और 3% 6% वाले को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो फिर 18% वालों को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जा सकता? ये जेन्युइन सवाल है और ये सवाल होना चाहिए, और इसका जवाब कहना कि महागठबंधन वालों को देना पड़ेगा। और महागठबंधन वाले अगर ये सोचते हैं कि मुसलमान बनका गिदर जाएगा किधर, तो मैं उनको बता देना चाहूँगा, मुसलमान आप बनका गिदर नहीं है, जंगल का शेर है। उनके लिए बहुत सारे रास्ते खुल चुके हैं। मैं आपको बता दूं, अगर हमारी माँ, बहन, चाची अगर बांझ होती है तो वो दूसरे के बच्चे को प्यार करती है, और इलाज कराने के बाद, हकीम के पास जाने के बाद वो माँ बन जाती है। तो अब उसका बेटा, उसकी औलाद काली कलोठी क्यों ना हो, वो अपनी औलाद और अपने बेटे को प्यार करने लगती है। तो उसी तरह आज
तक हमारे पास कोई पार्टी नहीं थी 1947 से लेकर अब तक, तो हमने दूसरों की पार्टियों को वोट किया। अब हमारे पास अपनी पार्टी आ गई तो जाहिर सी बात है हम अपनी पार्टी को वोट करेंगे, दूसरों की पार्टी में काहे जाएंगे वोट करने के लिए। मुसलमानों की एक ही पार्टी है क्या, MIM? जी, मुसलमानों के लिए उभर कर जो सामने पार्टी आई है और जो मुसलमानों के हक हुकूक की बात करती है, जो मुसलमानों की लड़ाई को लड़ती है, जो मुसलमानों की आवाज़ सड़क से लेकर सदन तक उठाती है, वो सिर्फ MIM ही है। और भी पार्टियां हैं लेकिन वो उतनी एक्टिव नहीं है। भाई साहब, MIM पे तो आरोप लगता है हमेशा से कि बीजेपी की बी टीम है, वोट कटवा पार्टी है, वोट कटवा देती है, बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। इस आरोप पे आप क्या कहेंगे? इस आरोप पे अगर ऐसा देखा जाए ना मैम, तो 2004 का इलेक्शन, 2000 लोकसभा में 2004 का जो इलेक्शन हुआ था, तो हमारे यहाँ CPI ML की वजह से कांग्रेस यहाँ पे हार गई थी, तारिक अनवर यहाँ पे हार गए थे। तो इसका मतलब अब हमेशा के लिए हम बीजेपी की बी टीम उसको बोले। कुद्दूस साहब इलेक्शन लड़े थे, कुद्दूस साहब 19,000 वोट लाए थे और मात्र 2,000 वोट से तारिक अनवर साहब हार गए थे। तो इसका मतलब वो हमेशा के लिए बीजेपी की बी टीम हो गई। अगर वो बीजेपी की बी टीम है वो मान ले, हम काहे मानेंगे? तुम बीजेपी की बी टीम हो। 2009 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ, आपको याद होगा, कांग्रेस से जो है, राष्ट्रवादी कांग्रेस से हमारे तारिक अनवर साहब लड़ते हैं और CPI ML से महबूब साहब लड़ते हैं। महबूब साहब 32,000 वोट लेकर आते हैं, मात्र 15,000 वोट से तारिक अनवर साहब हार जाते हैं। तो CPI ML तो बीजेपी की बी टीम हुई, हम लोग कहाँ हुए? हम लोग का एक सबूत दीजिए। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। राजद सिवान लोकसभा से इलेक्शन लड़ती है 2024 का, मात्र 50,000 वोट से हिना साहब, शहाबुद्दीन साहब की बेबा हार जाती है। तो वहाँ पे तो भाई RJD बीजेपी की बी टीम साबित हुई। बताइए, वहाँ पे तो ओवैसी साहब ने नहीं लड़ा था। अच्छा, एक बात बताइए, ओवैसी से इतना मोहब्बत का क्या कारण है आप लोगों का? क्यों आप लोग ओवैसी साहब को अपना नेता मानते हैं? क्या किया ओवैसी साहब ने आप लोगों की भलाई के लिए, आप लोगों के उत्थान के लिए, आप लोगों के विकास के लिए, मुसलमानों के लिए क्या कर दिया ओवैसी साहब ने कि पूरे सीमांचल में सिर्फ ओवैसी हो रहा है? देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको कि आप कह रही हैं ना कि ओवैसी से मोहब्बत का कारण क्या है, मोहब्बत की वजह क्या है, तो मैं आपको बता दूं मोहब्बत की वजह यही है कि हमारे ओवैसी साहब चाहे जितने बड़े नेता हो या छोटे नेता, उससे हमें मतलब नहीं। आपका दो दोस्त हो, एक दोस्त हट्टा गट्टा हो, माली यानी आर्थिक एतबार से भी वो मजबूत हो, लेकिन जब मुसीबत पड़ती है वो आपके साथ, वो दोस्त आपका खड़ा नहीं रहता है, वो कैलकुलेशन करता है वो आपका दोस्त कि अगर मैंने इसका साथ दे दिया तो कोई नाराज तो नहीं हो रहा है। लेकिन एक कमजोर दोस्त है, जिस्म के एतबार से भी कमजोर है, माल के एतबार से भी कमजोर है, लेकिन आपके ऊपर जब मुसीबत आती है तो वो दोस्त आपके साथ खड़ा रहता है। तो कौन दोस्त, आप किस दोस्त को आप अच्छा मानेंगे बताइए, जो मुसीबत में आपका दोस्त खड़ा रहता है? मैं मानता हूं ओवैसी साहब कमजोर है, मैं मानता हूं ओवैसी साहब के पास उतनी ताकत नहीं है, लेकिन वही कमजोर बंदा हमारे साथ एनी टाइम खड़ा रहता है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस बहुत बड़ी ताकत है, राजद बहुत बड़ी ताकत है, 80 सीट उसके पास है, लेकिन जब मुसलमानों पर हमला होता है तो वो कांग्रेस और RJD मुंह में दही जमाकर और कान में तेल डालकर सो जाते हैं। ये बात बताइए, तो आप लोगों का एक तरीके से इमोशनली ओवैसी साहब से जुड़े हुए हैं, इमोशनली भावनात्मक रूप से ओवैसी साहब से जुड़े हुए हैं आप लोग। तो क्या कुछ ऐसा भी है कि आप लोग, जैसे कई लोग, मैं सीमांचल में लोगों से बात कर रही थी, मुसलमानों ने कहा मैंने पूछा अगला CM किसे चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ओवैसी साहब को बना देंगे हम अगला CM। ओवैसी साहब को बना सकते हैं हम लोग, अगर हमारी सरकार बनी तो हम लोग अख्तरुल इमान साहब को भी बना सकते हैं, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना सकते? लोग इस मुगालते में ना रहे कि लड़ रहे हैं 35 और 32 सीट और मुख्यमंत्री रहेंगे। आपको मैं बता दूं, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में 40 सीट वाला मुख्यमंत्री बनता है और 80 सीट वाला उप मुख्यमंत्री बनता है, तो पॉलिटिक्स में कुछ भी पॉसिबल है। तो इसलिए हम लोग भी अब मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, उप मुख्यमंत्री से काम नहीं चलेगा। किसे चाहते हैं मुख्यमंत्री? हम लोग मुख्यमंत्री अख्तरुल इमान साहब को चाहते हैं। अख्तरुल इमाम साहब को चाहते हैं आप लोग? हाँ, क्योंकि सीमांचल की तरक्की, सीमांचल का विकास उसी वक्त होगा जब सीमांचल का लाल बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। क्योंकि लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो गोपालगंज को चमकाया, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो अपने गृह जिला बिहार शरीफ को चमकाया, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने तो समस्तीपुर को चमकाया। अब हम लोग का मानना है सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा तो सीमांचल की भलाई होगी। बिहार
एक्सेप्ट कर लेगा मुस्लिम मुख्यमंत्री? अरे भाई क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा? बिहार को चाहिए क्या? विकास चाहिए। विकास से मतलब रखो, हिंदू और मुस्लिम से क्या मतलब? मुख्यमंत्री मुसलमान बने या हिंदू बने, आपका ज्यादा बजट बनना चाहिए, आपका काम होना चाहिए। जिस तरह नालंदा में कांच का ब्रिज बना है, कम से कम पूरे बिहार में सीमेंट का ब्रिज बन जाए। मुसलमानों को तो नमक हराम कहा जा रहा है गिरिराज सिंह के द्वारा कि बीजेपी को वोट करता नहीं है लेकिन योजनाओं का लाभ पूरा उठाता है। आप लोगों की अब नमक पे सवाल उठ रहा है। अरे भाई नमक हराम कौन है? आजादी से पहले ही हम लोग जान गए थे, अभी वो आजादी के बाद बता रहे हैं। आरएसएस ने क्या किया? देश का नमक खाया, अंग्रेज का साथ दिया। सावरकर ने क्या किया? देश का नमक खाया, अंग्रेज का साथ दिया। हमको सिखा रहे हैं वो। और आजाद भारत का सबसे पहला हत्यारा अगर कोई है तो वो आरएसएस वादी है, वो बीजेपी वादी है, वो जनसंघी है। और आरएसएस वाला और बीजेपी वाला हमें बताएगा कि कौन नमक हराम है और कौन नमक का हक अदा करता है। अरे लोग वोट करते नहीं है बीजेपी को, परियोजनाओं का तो लाभ खूब उठाते हैं। अरे भाई तुम भी तो वोट नहीं करते थे कांग्रेस को, तुम भी तो वोट नहीं करते थे और दूसरी पार्टियों को तुम भी तो वोट नहीं करते हो। बिहार में आरजेडी को, तो आरजेडी की योजनाओं का लाभ काहे उठा रहे हो? तुमने उठाया कि नहीं 2005 से पहले? तो इसका मतलब क्या? तुम अपने बाप के घर से, बीजेपी अपने बाप के घर से नहीं दे रही है। हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स अदा करते हैं, टैक्स पे करते हैं, तब जाकर मोदी देता है। मोदी अपने बाप के घर से नहीं देता है। हमला हो रहा है। ये तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं आपको? तेजस्वी यादव सिर्फ ठगी करते हैं, मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं, मुसलमानों की लीडरशिप नहीं चाहते हैं। कि आने वाले समय में मुस्लिम उप मुख्यमंत्री चेहरे का भी ऐलान करेंगे। आने वाले समय में करेंगे। वाह, आप दिखाएंगे हम लोगों को प्याज और खिलाएंगे आलू। आप तो अभी वोट लेने के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं। तेजस्वी जी अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। अब वोट हमारा, राज तुम्हारा, हम नहीं चलने देंगे। अब वोट हमारा, राज तुम्हारा, तेजस्वी जी अब नहीं चलने देंगे। बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट। अब अपनी पार्टी, अपना वोट अब नहीं देंगे, अब नहीं देंगे इन दलालों को वोट, इन बेईमानों को वोट। अरे तुम्हारा चेहरा तो तेजस्वी यादव जी 2005 में बेनकाब हो गया था, जब रामविलास पासवान जी ने कहा था कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ, हम अपना समर्थन दे देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जी के अब्बा ने अपनी बीबी को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। क्या 2005 में मुसलमान नहीं देखे थे? मुसलमान वो दिन कभी नहीं भूल सकता। और मैं कांग्रेस वालों से भी कहना चाहूंगा, भागलपुर का दंगा मुसलमान नहीं भूल सकता। 1987 में हाशिमपुरा वाला मामला मुसलमान नहीं भूल सकता। आसम का कत्ले आम मुसलमान नहीं भूल सकता। ये बात अलग है कि बीजेपी ने हमारे सामने से छुरा घोपा, उसका हम शुक्रिया अदा करते। सामने से उसने छुरा घोप के अवेयर कर दिया, जागरूक कर दिया। लेकिन कांग्रेस ने हमको पीछे से छुरा घोपा है, मीठी जहर दिया है। सब एक सवाल है, योगी बाबा भी आए थे बिहार में, आपने बयान सुना होगा बुर्का को लेके जो उन्होंने बयान दिया था। साथ ही साथ मोदी जी भी आने वाले हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं। लगातार बिहार का जो माहौल है, राजनीतिक माहौल है, वो अपनी चरम सीमा पे है, माहौल गर्मा चुका है। स्वागत करेंगे आप लोग? बीजेपी के नेता नड्डा जी भी आए थे लगातार। अरे भाई उन लोगों के पास मुसलमानों को गाली देने के अलावा कुछ है ही नहीं। इन लोग मुसलमानों को गाली देकर वोट लेना चाहते हैं। और स्वागत करेंगे आप लोग? हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन मुसलमान ऐसे नेताओं का जूता और चप्पल के साथ स्वागत करेगा। योगी बाबा और प्रधानमंत्री मोदी का जूता और चप्पल से स्वागत? तो जब तुम हमारे बुर्का पे सवाल उठाओगे, हमारे बच्चे पैदा करने पर सवाल उठाओगे, तो हम तुमको बख्श देंगे? कैसी बात करती है मैडम? कोई हम आम नागरिक हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। वो हमारे प्रति जवाबदेह हैं, हम उसके प्रति जवाबदेह नहीं है। जेल जाने से डर नहीं लगता? नहीं लगता। ये एक जान है अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए। जब हमारे आबा अजदद मर मिट गए और 27,000 उलमा को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, तो हम क्या है भाई? अपनी कौम और देश के लिए हम लोग मर मिटने के लिए भी तैयार है, सदा तैयार है। आखिरी सवाल है, AIM कितनी सीटें जीत रही है सीमांचल से? AIM जितनी सीटें लड़ रही है उतनी सीटें जीत रही है इंशाल्लाह। हमारे बगैर हम बादशाह तो नहीं बन सकते, लेकिन हमारे बगैर कोई बादशाह भी नहीं बन सकता, आजम खान साहब ने कहा।
तो दोस्तों आप लोग तो देख लिए होंगे मुसलमान का बच्चा को कितना जोश है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना। आप लोग जो मेरे चैनल पे नए नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन भी दबा देना। आप लोगों को हर अपडेट मिलता रहेगा। मैं डेली 8:05 में रात में अपलोड करता हूँ वीडियो को। आप लोग डेली आके मेरे चैनल पर देखें, मेरे चैनल पर डेली एक से नया वीडियो आएगा। इस बहन का भी वीडियो आएगा। बाकी मतलब जितने भी वीडियो मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों को दिखाने का मन करेगा, मैं आप लोगों को हर एक वीडियो दिखाऊंगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मेरे साथ जुड़े रहे, प्लीज मुझे सपोर्ट करें। मैं भी एक मुस्लिम का बच्चा हूँ, मैं आप लोग से सपोर्ट चाहता हूँ। मेरे फेसबुक पर 2,44,000 फॉलोवर है, लेकिन कुछ फायदा नहीं है, मेरा फेसबुक पर कंटेंट मोनेटाइजेशन नहीं मिला है। इसलिए आप लोग मेरे यूट्यूब पर, मेरा सपना है कि 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करना। आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट करें, 1 लाख सब्सक्राइबर जरूर पूरा कर दे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जरूर पूरा करेंगे दोस्तों। तो फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।